राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब जो समय बचा हुआ है आपके पास, उसमें आपको बड़ी जोर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपने सिलेक्शन को फिक्स करना है। जिस तरीके से 2025 गुजर गया, ये समझ लो गुजर ही गया है, उसी तरीके से 2026 भी चला जाएगा बेरोजगारी में। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे से क्वेश्चंस नहीं याद करोगे और आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, इस बात को नोट कर लेना। तो 2025 की तरह बेरोजगारी में 2026 भी चला जाएगा और अब हमें कड़ी मेहनत करनी है, शानदार मेहनत करनी है और इस बार एचएसएससी में सिलेक्शन लेना है। तो आज वाली क्लास में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं और आज वाला आपका टेस्ट होने वाला है। ये आपका टेस्ट पेपर है अपनी तैयारी को चेक करने का कि साइंस और इंडिया जीके में आपका स्कोर क्या रहता है, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है जी। और जो अपनी आने वाली अब जो क्लासेज होंगी, जो मैंने आपसे वादा किया था 1-2 दिन पहले वीडियो बनाकर, वो सारी चीजें हम पूरा कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, जो स्टूडेंट रीजनिंग की क्लास का वेट कर रहे हैं, आज शाम से, ठीक है, आज शाम के 4 बजे से अपनी जो क्लास है वो आ जाएगी। शाम को 4 बजे आ जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, तो 4 बजे से रीजनिंग की क्लास की भी हम शुरुआत कर देंगे। आज 4 बजे क्लास देखने के लिए मिल जाएगी आपको। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ध्यान से पढ़िए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये अपने को बताना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा डॉल्फिन है, ये क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है पहले भी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस का टेस्ट है। ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है जी। अगर आपको चैंपियन बनना है, अगर आपको चैंपियन बनना है, सिलेक्शन लेना है एचएसएससी में, तो ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये अपने को बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप सभी का आंसर आ गया होगा, यकृत लीवर है। ये क्या हो जाएगी भाई? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि भारत का पहला संपूर्ण रूप से डिजिटल बैंक कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एचएसएससी के हिसाब से। ठीक है जी। अपनी जो एचएसएससी है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछती है। बताइए कि भारत का पहला संपूर्ण बैंक कौन सा हो जाएगा? बताओ, भारत का पहला संपूर्ण रूप से डिजिटल बैंक, संपूर्ण रूप से डिजिटल बैंक कौन सा हो जाएगा? बताओ। तो डिजिटल बैंक कौन सा हो जाएगा? तो जो पेटीएम है ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, ये संपूर्ण रूप से डिजिटल बैंक बना था पहला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटीएम आप यूज करते हो ना, पेटीएम करो, सुना होगा आपने एड्स वगैरह। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। बताइए, आंसर सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे अम्ल और क्षार के रूप में। ठीक है, बताना है आप सभी को। और इतना बता देता हूं भाई, 7 से नीचे वाले क्या होंगे? जिनका पीएच मान है वो 7 से कम वाले होंगे, उनको अम्लीय बोला जाएगा। और 7 से ज्यादा वाले, यानी कि 7 से कम वाले हो जाएंगे, ठीक है, 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे? आपके अम्लीय। और 7 से ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे? आपके क्षारीय हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये ऐसे। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है, साथ में ये भी याद रख लो, शुद्ध जल का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब बता दो, इतनी हिंट दे दी, अब तो बता दो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2O हो जाएगा। H2O मतलब अपना जो वाटर है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध का पीएच मान 7 है
तो कुछ चीजों की वजह से वो अम्लीय भी हो सकता है और कुछ चीजों की वजह से वो क्या होता है, क्षारीय भी हो सकता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध की बात है। शुद्ध का तो, शुद्ध जल का तो साथ रहेगा, लेकिन उसमें किस तरीके की पदार्थ को किस प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई हैं, उससे अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे समुद्र का जल आप सभी को पता होगा खारा होता है। ठीक है, नदी का जल अलग होता है, झरने का जल अलग होता है, नाले का जल अलग होता है, हर प्रकार का जल। ठीक है तो वो जल ही ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, तो वो आपका H2O हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति है वो किससे संबंधित है। देखो, जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है। ठीक है, और ये HSSC में भी पूछता है, ऐसा नहीं कि HSSC नहीं पूछती। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, ये आपके दूध से हो जाएगी, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगी। ठीक है, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, या इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हरित क्रांति, और हमारा हरियाणा है। हरित क्रांति के बाद ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने लगी है, तो हरित क्रांति को सफल बनाने में हमारे हरियाणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हरित क्रांति किससे हो जाएगा, जो हमारे खाने वाले अनाज है, खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, खाने वाले अनाज, खाने वाले अनाज या खाद्यान्न से संबंधित हो जाएगा। खाने वाले अनाज हो गए, जैसे अपना मेनली तो क्या था इसमें, गेहूं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको बताना है इंद्रधनुषी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी का आ गया होगा। ठीक है जी, तो बताओ इंद्रधनुष की जो क्रांति थी वो किससे संबंधित हो जाएगा। तो इंद्रधनुषी क्रांति सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताओ, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख लेना, आपको मिल जाएगा, हमारे प्यारे स्टूडेंट कर देंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आने वाला हूं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया जीके के बारे में बता रहा हूं। इंडिया जीके में जैसे कि हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, 4-5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करके उनके डिटेल से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। क्योंकि अगर एक एक क्लास करेंगे, एक टॉपिक की एक क्लास करेंगे, तो वो आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा, HSSC के हिसाब से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपके लिए बेस्ट करवाने वाला हूं। तो उसमें इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बता देना। ठीक है, जितनी ज्यादा कमेंट करते हो ना, उससे आपको फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। देखो, पूरे यूट्यूब पर देख लेना, कोई भी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो सब कुछ कमेंट करके बता दिया करो। चलो, चंद्रयान 3 है ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 ने कौन से भाग की बात कर रहा है, कौन से ध्रुव की बात कर रहा है, बताओ, बताइए सभी स्टूडेंट। तो ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर। कौन से ध्रुव पर हो जाएगा, साउथ पोल पर हो जाएगा, साउथ पोल पे हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भी बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा इंडिया क्या बना था भाई, फर्स्ट देश बना था, फर्स्ट कंट्री बना था, जो क्या था, साउथ पोल पर पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान से पूछा जाए कि चंद्रयान किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका चंद्रमा से हो जाएगा। मंगलयान क्या पूछा जाए, तो वो हो जाएगा आपका मंगल ग्रह से। किससे हो जाएगा, मंगल ग्रह से हो जाएगा। ठीक है, और एक दो और पूछता है, आदित्य, आदित्य के बारे में पूछता है, तो वो किससे हो जाएगा, सूर्य से हो जाएगा, सूरज से। और एक और है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वो और पूछता है। ठीक है, अंतरिक्ष से संबंधित हो जाएगा गगनयान। चलो, वह धातु कौन सी है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि वो धातु आपको बतानी है जो अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, दोनों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करती है, तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ क्या, इंग्लिश में तो होना तो चाहिए था भाई। ठीक है, चलो माफी चाहूंगा, पर ऑप्शन वगैरह है तो एडजस्ट हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा। चलो बताओ,
बताओ वो कौन सी है, कौन सी धातु है, धातु के बारे में आपको बताना है कौन सी धातु हो जाएगी। मेटल वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री में भी आपको ये पढ़ाया है। बताओ आप सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे कौन सी धातु हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, जिंक धातु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जिंक धातु हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अच्छा, इंग्लिश ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि स्टूडेंट को जो जो वर्ड नहीं समझ में आए वो समझ में आ जाए। बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इसके बारे में बात बताओ। अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको बताना है, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। और मैं आपको पॉलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ाने वाला हूं इंडिया जीके में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सब कुछ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, मेरी जो बातों को मानते हैं, समझते हैं कि हाँ सर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी अपने जो नोट्स है ना, जो अपने ऐप पे अवेलेबल नोट्स हैं उनको जरूर ले लेना। ठीक है, और उनको पढ़ना शुरू करोगे तब आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग नोट्स वगैरह बेचते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आप, हो सकता है कि आपको लगे कि ये भी वैसे ही होंगे, अगर आप उनको देखोगे तब आपको पता चलेगा उनकी वैल्यू। उसमें आपको इंडिया जीके भी मिलती है, साइंस भी मिलती है, कंप्यूटर भी मिलता है आपका। ठीक है जी, स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगी, तो उसको लेना। और अभी जो प्राइस रखा हुआ है सिर्फ 51 रुपए है उसके लिए। ठीक है, सब कुछ उसी में इंक्लूड किया हुआ है, अपने ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, क्योंकि वहां पर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, 51 रुपए कुछ नहीं होते, ये तो इसलिए रखा हुआ है ताकि आप इसकी वैल्यू कर सको। जिनको लगता है ना कि हाँ सर जी इससे कमा लेंगे, भाई 1000 स्टूडेंट ने भी ले लिया तो 51,000 ही हुए, और 51,000 में तो अब बताने लगूंगा तो कुछ नहीं बचता इनमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है ना, ये मत सोचो कि सर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए मैं इसका प्राइस जो 199 होता है ना वो वाला रख देता, लेकिन HSSC वालों के लिए रखा है सिर्फ ये। ठीक है, कि आप सभी जो प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो हमेशा से, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से, तो इसलिए है ये। चलो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है, बताओ। स्पेशली आपको करवाया था, ये पादपों से संबंधित क्वेश्चंस हैं, स्पेशली क्लास करवाई थी मैंने। बताइए किसकी बनी हुई होती है, तो ये किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। चलो, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अगर ये क्वेश्चंस आपने कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आप HSSC की तैयारी कर ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि आप HSSC की तैयारी कर ही नहीं रहे, इस बात को नोट कर लेना। ये HSSC ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछती है, HSSC है ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछती है। बताओ कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, आंसर कमेंट कर देना सभी। ठीक है, आंसर कमेंट कर देना, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों के बारे में। अभी रटवाना नहीं चाहता, जो क्वेश्चंस हम पढ़ा चुके हैं ना उन्हीं का आपका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में के लिए छोड़ रहे हैं। एसिडिटी के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाली एक सामान्य दवा कौन सी है, बताओ। जो एसिडिटी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली एक सामान्य दवा है, इनमें से आपको बताना है कौन सी हो जाएगी एसिडिटी के लिए। आजकल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं लोगों को, बताओ तो कौन सी हो जाएगी भाई। आंसर आ गया होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बताओ भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा सभी को, जीवी मावलंकर जी। क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां पर होता है। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी पढ़ाया था आप सभी को। बताओ कि मानव शरीर में जो
इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन है, उसका स्राव कहां पर होता है? बताइए सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। कहां पर होता है? आंसर आ गया होगा। तो कहां पर होता है? अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज। चलो, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन ऐसा है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप पेट्रोल पंप पे जाते होगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि यहां पर फोन चलाना मना है, ठीक है, और फिर वहां पर क्यूआर कोड लगा हुआ होता है कि आप इस पे ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हो, तो उसके लिए तो फोन चलाना पड़ेगा, वैसे कैसे कर देंगे, ठीक है। तो ये बात कुछ स्पेशल है, बता दिए मैंने। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है जी। अब बाइक से जाओ ना पेट्रोल भरवाने, गाड़ी से, गाड़ी तो लगने के बाद ले आना, कोई बात नहीं, बाइक तो होगी अभी, तो बाइक से जाओ तो देखना वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यहां पर फोन चलाना मना है, ठीक है, और फिर वहीं पे डिजिटल पेमेंट हो रही होती है। विद्युत बल्ब के अंदर भरा जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। विद्युत बल्ब के अंदर भरा जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? अक्रिय गैस बताना है, कौन सा हो जाएगा अक्रिय गैस, ठीक है, बताओ तो क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बल्ब से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है, किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की बात हो रही है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, बताइए सभी स्टूडेंट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या फर्क होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति ने बनाया है, जो मां प्रकृति है वो हमें बनाती है, उसको प्राकृतिक बंदरगाह बोला जाता है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, कि जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? जो मुंबई पोर्ट है ये क्या हो जाएगा भाई? मुंबई पोर्ट है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण संबंधित क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं, ठीक है, और अब इनको छोड़ देंगे, अब नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इनमें देखो हर बार लैंग्वेज बदल के आती है, तो एग्जाम में कैसे भी लैंग्वेज बदल के आपको दे सकता है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त कौन सी होगी? ऑक्सीजन गैस, ठीक है, कौन सी होगी? मुक्त ऑक्सीजन गैस होगी। और कौन सी गैस ग्रहण करते हैं या कौन सी गैस अवशोषित होती है ये भी पूछा जाता है। ग्रहण की जगह पे अवशोषित लिख देता है, तो अवशोषित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। और हमारी जो प्रक्रिया होती है उसको हम श्वसन बोलते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है। पौधों वालों को प्रकाश संश्लेषण और जो हम करते हैं उसको श्वसन बोला जाता है। चलो, श्वसन से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, अंदर जाती है, अवशोषित होती है, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए होगे ना। चलो, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का, जो मसाले हैं वो सबसे ज्यादा उत्पादन होते हैं, और हमारे देश में जो सबसे पहले लोग आए थे ना वो मसालों के लिए ही आए थे। तो भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो जो केरल राज्य हो जाएगा उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि इन मसालों के चक्कर में सबसे पहले कौन आया था? समुद्री मार्ग की खोज की गई थी 1498 में। कौन से बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, वास्को डी गामा। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले भी हमारे देश में पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में जो गए हैं वो भी पुर्तगाली ही गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में पुर्तगाली।
वह कौन सा विटामिन है जो धूप लेने पर हमारे शरीर में स्वतः बनता है? ये तो सबसे सिंपल है, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है जी। और सर्दियों में भाई विटामिन सी अच्छे से लेते रहना और विटामिन डी भी लेते रहना। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो आपकी हड्डियां हैं ना वो कमजोर होना शुरू हो जाती। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो जो परमवीर चक्र होता है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई भारत रत्न। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें वीरता पूछा है तो ये वीरता के लिए दिया जाता है, जो हमारे सैनिक वगैरह हैं उन सभी को दिया जाता है। ठीक है। दूध को खट्टा होने से कौन सा जीवाणु रोकता है? दूध को खट्टा होने से कौन सा जीवाणु रोकता है? बताओ, दूध को खट्टा होने से कौन सा जीवाणु रोकता है? बताइए। क्योंकि आपने देखा होगा हम दूध रखते हैं फिर उसमें हम दही भी डाल देते हैं तो दही जम जाता है, खट्टा नहीं होता है। ठीक है, तो बताओ तो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। और दूध को दही बनाने में ऐसे भी पूछा जाता है कि दूध को दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेवार होता है? तो वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। और मैंने एक बात भी बताया हुआ है कि जहां पर भी लैक्टो की बात आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूध से संबंधित प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है जी। भारत के संविधान को अपनाया गया था, भारत के संविधान को अपनाया गया था, ये बताइए आप सभी कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था भाई 26 नवंबर 1949। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कब अपनाया गया था ये पूछा है। ठीक है, अपनाया गया था ये हमसे पूछा है। अगर ये हमसे पूछा कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है जी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन बने थे? पहले स्थायी अध्यक्ष भी कौन बने थे? स्थायी अध्यक्ष तो वो भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे भाई डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, 9 दिसंबर तो अस्थायी और 11 दिसंबर क्या हो जाएगा? स्थायी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। आगे बढ़ते हैं कि पारा के अलावा और कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताओ। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड पाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है? मरकरी या पारा। ठीक है, मरकरी पारा हो जाती है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है कि पारा के अलावा कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताइए, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया हुआ है ये धातु है, वो धातु नहीं है, अधातु, उपधातु जो भी हो सकती है। बताइए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है जी, धातु पूछे तो पारा, ये भी है आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कौन से वर्ष में हुई थी? सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी पूछा है ना, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है, और ये होती है स्टेपिज नाम की हड्डी, और जो जांग में पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। और सबसे छोटी कान की हड्डी जिसको स्टेपिज बोला जाता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे?
बहुत अच्छे, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। ठीक है जी, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। किसके लिए? दुश्मनों के लिए। ठीक है, जनरल विपिन रावत जी, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको क्या बोला जाता है? सीडीएस बोला जाता है भाई। फर्स्ट सीडीएस अगर पूछा जाए, ठीक है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस बोला जाता है। ठीक है, तो पहले सीडीएस बने थे ये। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बताओ, कितनी बार आपसे पूछा है, कितनी बार आपसे पूछा, बताओ क्या हो जाएगा? तो आंसर सभी का आ गया होगा। तो एम्पियर क्या हो जाएगी? विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा मांगलिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा मांगलिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जीसैट 19 हो जाएगा। याद कर लो कौन सा? जीसैट 19। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? पौधे की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप सभी घर पे भी सब्जियां वगैरह उगा रहे होगे तो भी कोई पौधा लगा रखा होगा, अमरूद, संतरा, मौसमी, किन्नू, किसी का भी लगा रखा होगा, तो उसका भी पता होना चाहिए। बताओ सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है वहां पर पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते। तो जो जमीन होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नाइट्रोजन कौन सी फसलों से मिलता है? कौन सी फसलों की जड़ों से मिलता है? तो जो दलहन फसलें होती हैं, ठीक है, आजकल तो नहीं लगाते, आप तो डायरेक्ट ही डाल देते हैं। जो दलहन फसलें हो गई, जैसे अपना क्या हो गया भाई, चना हो गया। आपने देखा होगा ना, पहले क्या था कि खेत में चना लगाया जाता था, फिर दूसरी फसल, फिर अगली बार चना, या 2-3 साल में एक बार चना वगैरह हो जाता था। जो भी दलहन फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम चना काट रहे हैं ऊपर से काट दिया, क्योंकि हमारी तरफ चना होता है इसलिए मैं चने का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो चना अगर काट दिया तो उसकी जो जड़ है वो नीचे रह जाती थी, और उस जड़ में क्या होता था? नाइट्रोजन होता था। जो मिट्टी की नाइट्रोजन की कमी है ना, उसको वो पूरा कर देता था। ठीक है जी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण है वो कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? बताइए। तो क्या उनसे हो जाएगी? ये हो जाएगी आईएफसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, आईसीएफ के द्वारा। ठीक है, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। और आजकल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफी चर्चा में है। ठीक है, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो कमेंट करके बताना कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और इन सभी का रिवीजन करने के लिए सॉरी, अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इनके सारे के सारे जो आंसर हैं वो आपको टेलीग्राम पे इन्हीं के साथ मिल जाएंगे। तो वहां से आप इन सभी का दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके भी आंसर आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, और जिनको अभी तक नोट्स नहीं परचेज किए, नोट्स परचेज कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है जी। और आज शाम को 4 बजे है ना, वो अपनी रीजनिंग की क्लास आएगी, तो उसको देखना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि अभी हमें रीजनिंग को भी कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।